हेलो दोस्तों, वेलकम टू वर्ना क्लासेज। आज हम भौतिक एवं रासायनिक अभिक्रियाओं को जानेंगे जो किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं भौतिक परिवर्तन आखिर क्या होता है, यानी फिजिकल चेंजेस आखिर क्या होता है। जब किसी अभिक्रिया में भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, जैसे उसके आयतन, उसकी अवस्था, उसके ताप, उसका घनत्व, रंग आदि में परिवर्तन होता है, लेकिन उस पदार्थ के रासायनिक संगठन और गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता और ना ही नए पदार्थ का निर्माण होता है, तो ऐसा परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जिस प्रकार सोने का पिघलना, कांच का टूटना, शक्कर का पानी में घुलना, नमक का पानी में घुलना, लोहे का चुंबक में बदलना, संघनन यानी वाष्प या गैस का द्रव में बदलना, आसवन, ये आसवन प्रक्रिया पदार्थों को अलग करने हेतु यूज होती है। इसमें सबसे पहले द्रव को वाष्प में बदला जाता है और वाष्प को ठंडा करके द्रव में बदला जाता है। ऊर्ध्वपातन यानी ठोस को सीधे ही गैस में बदलना। भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है, यानी इसमें उत्पाद पदार्थ में बदल सकता है और पदार्थ उत्पाद में बदल सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन है। अब देखते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, नए पदार्थ का निर्माण भी होता है। पदार्थ के रासायनिक संगठन एवं गुणों में परिवर्तन भी होता है। रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है, यानी इसमें पदार्थ तो उत्पाद बना सकता है, लेकिन उत्पाद से वापस पदार्थ नहीं बनाया जा सकता। अतः हम कह सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन एक स्थायी परिवर्तन है। अब हम देखते हैं रासायनिक समीकरण लिखना। किसी भी रासायनिक समीकरण को तीर के निशान से दर्शाया जाता है, जिसके बाईं ओर अभिकारक या क्रियाकारक लिखते हैं और दाईं ओर उत्पाद लिखा जाता है। तीर का निशान अभिक्रिया की दिशा बताता है और तीर के निशान के ऊपर उत्प्रेरक, कोई भौतिक कंडीशन जैसे टेम्परेचर आदि को लिखा जाता है। लेकिन रासायनिक समीकरण अभिक्रिया की पूर्णता नहीं बताता, यानी कब अभिक्रिया पूर्ण होगी यह जानकारी हमें रासायनिक समीकरण से नहीं मिलती। क्रियाकारक एवं उत्पाद की क्या सांद्रता है, इसकी जानकारी भी हमें रासायनिक समीकरण से नहीं मिलती। अब देखते हैं आखिर संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। जब किसी अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद के परमाणुओं की संख्या समान होती है, तो ऐसी अभिक्रिया संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। NaCl और KOH की अभिक्रिया करवाने पर NaOH और KCl बनता है। अभिक्रिया में समीकरण के बाईं ओर एक सोडियम, एक क्लोरीन, एक पोटेशियम, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन है, तथा समीकरण के दाईं ओर एक सोडियम, एक क्लोरीन, एक पोटेशियम, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन है। यानी जितने परमाणु बाईं ओर है उतने ही परमाणु दाईं ओर है। अतः हम कह सकते हैं कि यह समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण है। असंतुलित रासायनिक समीकरण, इसे कंकाली रासायनिक समीकरण भी कहते हैं। इस प्रकार के समीकरण में अभिकारक और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या असमान होती है, लेकिन वास्तविक जीवन में ऐसा संभव नहीं है। रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रियाओं में पदार्थ और उत्पाद के कुल द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता, यानी अगर हम 10 ग्राम कोई पदार्थ लें तो उत्पाद भी 10 ग्राम ही बनता है। जब हम मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड के 2 अणु प्राप्त होते हैं।
इस MgO को मैग्नीशियम ऑक्साइड का श्वेत चूर्ण भी कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया में पहली अभिक्रिया है संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। जब एक पदार्थ A दूसरे पदार्थ B से जुड़ता है और एक नया पदार्थ AB बनाता है तो इस अभिक्रिया को संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। यह अभिक्रिया दो प्रकार की हो सकती है, अकार्बनिक संयोजन अभिक्रिया और कार्बनिक संयोजन अभिक्रिया। अकार्बनिक में कोई भी अकार्बनिक पदार्थ संयोग करके एक उत्पाद बनाता है, जैसे Mg के दो अणु ऑक्सीजन, ये अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण ये दो अणु बनाएगा। इसमें कोई भी कार्बनिक पदार्थ नहीं है। अब आता है कार्बनिक संयोजन अभिक्रिया। इसमें किसी न किसी प्रकार का कार्बनिक पदार्थ संयोग करके एक नया पदार्थ बनाएगा, जैसे एथीन दो हाइड्रोजन के अणु से क्रिया करके एथेन बनाती है। इस संयोजन अभिक्रिया के कुछ एग्जाम्पल है। कैल्शियम ऑक्साइड को जब जल की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाई जाती है तो CaOH2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना कहते हैं। इसका उपयोग दीवारों की सफेदी करने में होता है। जब बुझा हुआ चूना दीवारों पर लगने के बाद CO2 से क्रिया करता है तो उसमें चमक आ जाती है और CaCO3 संगमरमर का निर्माण होता है। अतः कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत बनने के कारण ही दीवारों की सफेदी में चमक आ जाती है। अगली है विस्थापन अभिक्रिया। जब कोई AB उत्पाद C से क्रिया करता है तो ये C B को प्रतिस्थापित कर देता है और B की जगह जुड़कर AC बनाता है। इस प्रकार की अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यानी एक कोई भी क्रियाकारक दूसरे क्रियाकारक को प्रतिस्थापित कर देता है। अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को प्रतिस्थापित करता है। इस अभिक्रिया में C अधिक क्रियाशील है परंतु B कम क्रियाशील है, अतः B को विस्थापित कर दिया जाता है। एग्जाम्पल है CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट जिंक से अभिक्रिया करता है तो जिंक सल्फेट और Cu कॉपर प्रतिस्थापित हो जाता है। इसमें जिंक अधिक क्रियाशील है जबकि कॉपर कम क्रियाशील है। द्विवीय विस्थापन अभिक्रिया। इसमें एक AB पदार्थ है और एक CD पदार्थ है। इसमें C है B को प्रतिस्थापित कर देता है और A है वो D को प्रतिस्थापित कर देता है। इस प्रकार AD + CB ये दो उत्पाद बनते हैं। यानी इसमें विस्थापन की प्रक्रिया दो बार होती है। एग्जाम्पल है Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड। इनके अभिक्रिया करवाने पर बेरियम सल्फेट ये अवक्षेप बनता है। NaCl के दो अणु बनते हैं। NaCl को साधारण नमक या टेबल साल्ट भी कहते हैं। इस अभिक्रिया में बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बना, अतः इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। नेक्स्ट है अपघटनीय अभिक्रिया। यानी कोई पदार्थ अपने अणुओं में टूटकर अलग हो जाता है तो ऐसी अभिक्रिया अपघटनीय अभिक्रिया कहलाती है। AB अणु मिलकर एक AB उत्पाद बनाते हैं और जब ये अभिक्रिया करके अलग होते हैं तो इसे ही अपघटनीय अभिक्रिया कहते हैं। कोई यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक सरल पदार्थों का निर्माण करता है तो ऐसी अभिक्रिया अपघटनीय अभिक्रिया कहलाती है। ये अपघटन कई प्रकार से हो सकता है। पहला है ताप अपघटन।
2PbNO3 ट्वाइस, यानी लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर लेड ऑक्साइड के 2 अणु बनाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के 4 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु बनाता है। विद्युत अपघटन। जब सोडियम क्लोराइड गलित अवस्था में हो और उसमें विद्युत प्रवाहित की जाती है तो सोडियम और क्लोरीन अपने अणुओं में टूट जाता है। नेक्स्ट है प्रकाश द्वारा अपघटन। जब AgBr को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो Ag और Br ब्रोमीन में टूट जाता है। इस अभिक्रिया का उपयोग ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। अब हम देखते हैं ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं क्या होती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, वो अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। इसमें उत्पाद की कुल ऊर्जा अभिकारकों की कुल ऊर्जा से अधिक होती है। सोडियम और हाइड्रोजन की क्रिया करवाने पर NH3 अमोनिया बनता है, लेकिन साथ ही इसके साथ कुछ हीट यानी ऊष्मा उत्सर्जित होती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl से क्रिया करने पर सोडियम क्लोराइड और H2O बनता है, लेकिन साथ में ऊष्मा भी निकलती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के उदाहरण है श्वसन, प्राकृतिक गैस का दहन और उदासीनीकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया में उत्पाद की कुल ऊर्जा अभिकारकों की कुल ऊर्जा से कम होती है, यानी ऐसी अभिक्रिया को संपन्न करवाने के लिए ऊष्मा आवश्यक होती है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्रिया करने पर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनता है। इसको बनने के लिए ऊष्मा आवश्यक है। 2HI में ऊष्मा देने पर हाइड्रोजन और आयोडीन के 2 अणु बनते हैं। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के उदाहरण है पाचन क्रिया। नेक्स्ट है ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन या विद्युत ऋणी तत्व से संयोग होता है अथवा हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व का त्याग होता है तो ऐसी अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इसका उदाहरण है C+O2 CO2, इसमें ऑक्सीजन जुड़ गई। Mg+O2 2MgO, इसमें भी ऑक्सीजन जुड़ गई। Fe+Cl2 FeCl2, यानी इसमें ये क्लोरीन ऋण विद्युतीय तत्व था, इसका जुड़ने से ये अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई। SnCl2, इसमें ये Cl2 ऋण विद्युतीय तत्व है, इसके जुड़ने से SnCl4 बना। H2S के अपघटन से H2+S, यानी इसमें हाइड्रोजन का त्याग हो गया। CH3CH2OH, इसके टूटने से CH3CHO और H2 बना, यानी इसमें हाइड्रोजन का त्याग हो गया। 2Ki+Cl2 2KCl+I2। ऑक्सीकरण अभिक्रिया के कुछ उदाहरण है कटे हुए सेब का भूरा रंग होना, यानी सेब को काटकर कुछ समय तक हवा में रखने पर यह ऑक्सीजन से क्रिया करता है और भूरे रंग का पदार्थ का निर्माण बनाता है। इसमें आयरन का ऑक्सीकरण हो जाता है। चिप्स की थैलियों में नाइट्रोजन गैस भरना, जिससे चिप्स में ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं हो और ऑक्सीकरण के कारण स्वाद व गंध नहीं बदले। नेक्स्ट है अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया में हाइड्रोजन परमाणु अथवा धन विद्युतीय तत्व का संयोग होता है और ऑक्सीजन परमाणु या ऋण विद्युतीय तत्व का त्याग होता है। इसके उदाहरण है H2+Cl2 2HCl, इसमें धन विद्युतीय तत्व है हाइड्रोजन, उसका संयोग हो गया। 2Na+H2 2NaH, इसमें भी हाइड्रोजन जुड़ गया। Cl2
प्लस Mg I2 प्लस Hg I2 2 टूटने पर Mg प्लस O2 बनाता है, यानी इसमें ऑक्सीजन का त्याग हो गया। 2ZNO विघटित होकर 2Zn प्लस O2 बनाता है, इसमें भी ऑक्सीजन का त्याग हो गया। FeCl3 टूटकर 2FeCl2 प्लस Cl2 बनाता है, इसमें एक क्लोरीन है, ऋण विद्युतीय तत्व है, उसका त्याग हुआ। और FeS टूटने पर Fe प्लस S बनाता है। इस प्रकार ये सभी अभिक्रियाएं अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। रेडॉक्स अभिक्रिया, इसे अपौपचय अभिक्रिया कहते हैं क्योंकि इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया दोनों साथ साथ देखने को मिलती है। इसमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है और दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है। इसको हम उदाहरण से समझते हैं। Zn प्लस CuSO4 ZnSO4 प्लस Cu, इसमें जिंक का ऑक्सीकरण हो गया और कॉपर है उसका अपचयन हो गया। अब आपको कुछ शब्द देखने को मिलेंगे जैसे ऑक्सीकारक और अपचायक। अब हम जानते हैं ऑक्सीकारक और अपचायक क्या होता है। जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है यानी जिसका अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक कहलाता है, और जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागता है अर्थात जिसका ऑक्सीकरण होता है वह पदार्थ अपचायक कहलाता है। इस अभिक्रिया में Zn अपचायक है और कॉपर है वो ऑक्सीकारक है। अब हम देखते हैं तीव्र एवं मंद अभिक्रिया क्या होती है। तीव्र अभिक्रिया वे अभिक्रिया जो कुछ ही क्षण में संपन्न हो जाए, यानी समय के बहुत छोटे अंश में संपन्न हो जाए, ऐसी अभिक्रिया तीव्र अभिक्रिया कहलाती है, जैसे अम्ल और क्षार का उदासीनीकरण। मंद अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिनको संपन्न होने के लिए कई मिनट, कई घंटे, कई दिन या फिर कई वर्ष लग जाते हैं, मंद अभिक्रिया कहलाती है। जैसे लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना कुछ क्षण में संपन्न होने वाली अभिक्रिया नहीं है। लोहे पर जंग लगने के लिए कई दिन, कई महीने या कई वर्ष लग जाते हैं। अब हम जानेंगे उत्प्रेरक। उत्प्रेरक आखिर क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित वह बाह्य पदार्थ जो स्वयं तो अपरिवर्तित होता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है, उत्प्रेरक कहलाता है। उत्प्रेरक का पहला गुण यही है कि स्वयं अपरिवर्तित रहेगा लेकिन अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देगा। उत्प्रेरक की अल्प मात्रा ही वेग परिवर्तन हेतु पर्याप्त होती है। उत्प्रेरक की क्रिया विशिष्ट होती है, यानी एक विशेष प्रकार का उत्प्रेरक एक विशेष प्रकार की अभिक्रिया को ही संपन्न करवाता है। यानी एक उत्प्रेरक एक अभिक्रिया को प्रभावित कर सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि यह उत्प्रेरक सभी प्रकार की अभिक्रियाओं को प्रभावित करे। उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में यह उत्प्रेरक अगर और प्रदीप अभिक्रिया के वेग को समान रूप से प्रभावित करता है। जैसे A प्लस B संयोग करके AB बनाते हैं तो इसमें अगर V0 वेग लगा तो AB पुनः A प्लस B में टूटेगा तो उसमें भी V0 वेग ही लगेगा। इस प्रकार की अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक साम्य को शीघ्र स्थापित कर देता है, परंतु साम्यावस्था स्थिर रहती है। साम्यावस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता। उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करता है, लेकिन किसी भी अभिक्रिया को उत्प्रेरक द्वारा प्रारंभ नहीं किया जा सकता। अब हम जानेंगे उत्प्रेरकों के प्रकार। उत्प्रेरक धनात्मक उत्प्रेरक हो सकते हैं या फिर ऋणात्मक उत्प्रेरक हो सकते हैं। धनात्मक उत्प्रेरक वे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। इनके उदाहरण है 2KClO3 MnO2 उत्प्रेरक से 2KCl प्लस 3O2 बना, यानी MnO2 यहाँ पर उत्प्रेरक है जो इस अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है और ये अभिक्रिया कुछ ही समय में संपन्न हो जाती है।
N2+3H2 2NH3। इसमें FeMO ये उत्प्रेरक का कार्य करता है। ऋणात्मक उत्प्रेरक वे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग या गति को कम कर देते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। जैसे H2O2, इसके विघटन से H2O और O2 के अणु बनते हैं। ग्लिसरीन इस अभिक्रिया को मंद कर देता है, इसके वेग को कम कर देता है। 2CHCl3+O2 इसके क्लोरोफॉर्म कहते हैं। क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके 2COCl2 और 2HCl बनाता है। यहाँ पर H2H5OH ये ऋणात्मक उत्प्रेरक है जो इस अभिक्रिया के वेग को कम कर देता है। नेक्स्ट है स्वतः उत्प्रेरक, यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया में बना हुआ उत्पाद स्वयं ही वेग को परिवर्तित करने लग जाता है तो स्वतः उत्प्रेरक कहलाता है। CH3COOH5 यानी एथिल एसीटेट जल से क्रिया करने पर CH3COOH यानी एसिटिक एसिड और C2H5OH यानी एथिल एल्कोहल बनाता है। इसमें बना एसिटिक एसिड स्वयं ही उत्प्रेरक का कार्य करता है और अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। जैव उत्प्रेरक सामान्यतः एंजाइम ही जैव उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, यानी वे पदार्थ जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की गति को बढ़ा देते हैं जैव उत्प्रेरक कहलाते हैं। स्टार्च टोलुइन एंजाइम की उपस्थिति में माल्टोज बनाता है। माल्टोज है माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज बनाता है और ग्लूकोज जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में एल्कोहल बनाता है। यहाँ पर टाइलिन, माल्टेज और जाइमेज जैव उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। अब जानेंगे उत्प्रेरक वर्धक क्या होता है। वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता में वृद्धि कर देते हैं जैव उत्प्रेरक कहलाते हैं। CO+H2CH3OH बनता है। इसमें ZNO इस अभिक्रिया को बढ़ाता है तो ये उत्प्रेरक है, लेकिन ZNO की क्रियाशीलता को भी Cr2O3 और बढ़ा देता है, अतः Cr2O3 यहाँ पर उत्प्रेरक वर्धक कहलाता है। उत्प्रेरक विष, यानी वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। उत्प्रेरक विष किसी भी अभिक्रिया के संपन्न होने के लिए हानिकारक है। 2H2O2 2H2+O2 में बदलता है, लेकिन यहाँ पर Pt प्लेटिनम एक उत्प्रेरक का कार्य करता है। लेकिन अगर इस अभिक्रिया में HCN मिला दे तो ये HCN उत्प्रेरक विष का कार्य करेगा और ये अभिक्रिया कई वर्षों के बाद संपन्न होगी। अतः ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक उत्पाद में बदलने के लिए उत्प्रेरक आवश्यक होता है और इस अभिक्रिया के वेग को कम या मंद करता है, उत्प्रेरण अभिक्रिया कहलाती है। अब देखेंगे समांगी उत्प्रेरण क्या होता है। जब अभिकारक एवं उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था समान होती है तो ऐसी अभिक्रिया समांगी उत्प्रेरण कहलाती है। इसे हम उदाहरण से समझते हैं। 2SO2+O2 2SO3 बना। इसमें SO2 गैस है, ऑक्सीजन गैस है और उत्प्रेरक NO2 भी गैस है, यानी अभिकारक और उत्पाद की भौतिक अवस्था समान है जो कि गैस है, तो ऐसी अभिक्रिया समांगी उत्प्रेरण कहलाती है। विषमांगी उत्प्रेरण, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था असमान हो, विषमांगी उत्प्रेरण कहलाता है। N2+3H2 2NH3 बना। इसमें FeMO एक उत्प्रेरक है। N2 नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, परंतु FeMO ये सॉलिड यानी ठोस है, इनकी भौतिक अवस्थाएं असमान है। N2+3H2 2NH3 बनाता है। इसमें FeMO एक उत्प्रेरक है। इसमें नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, परंतु FeMO एक सॉलिड यानी ठोस है, यानी अभिकारक और उत्पाद की भौतिक अवस्था असमान है,
अतः ऐसी अभिक्रिया विषमांगी उत्प्रेरण कहलाती है। अब हम देखेंगे कुछ विशेष उत्प्रेरक और उनके उपयोग। प्लेटिनीकृत एस्बेस्टोस का उपयोग नाइट्रिक अम्ल निर्माण में किया जाता है, यानी ये ओस्टवाल्ड प्रक्रम है, इसमें इसका यूज होता है। निकेल का यूज हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया में होता है। वेनेडियम ऑक्साइड का यूज SO2 से SO3 बनाने की संपर्क प्रक्रम में होता है। लोहा अविखंडित जो लोहा या आयरन होता है उसका यूज NH3 का निर्माण करने की हेबर प्रक्रम में होता है। आयरन का अन्य यूज हाइड्रोकार्बनों के फिशर टॉप संश्लेषण में होता है। PT प्लेटिनम का यूज NH3 से HNO3 बनाने में होता है। नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का प्रयोग H2SO4 उत्पादन के सीसा कक्ष प्रक्रम में होता है। गर्म एल्यूमिना का यूज एल्कोहल से ईथर के उत्पादन में होता है। क्यूप्रिक क्लोराइड का यूज क्लोरीन गैस उत्पादन में होता है और इसकी ये डीकन प्रक्रम है उसमें इसका यूज होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप ये वीडियो बरना क्लासेज यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आ सकें। धन्यवाद।